हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 7 जो कर रहे हैं उसमें पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग में अदर थ्योरीज की बात करेंगे, जिसमें हम रोटर्स, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेलिगमैन्स की एक्सप्लेनेटरी स्टाइल थ्योरीज क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसा इस चैनल में देख रहे हैं, आपको सिर्फ इस जो चैनल के अंदर आपको फ्री जो है आपको यूजीसी के सिलेबस की ही सारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको अगर देखेंगे कि हर जो है मॉड्यूल की, जो कि एमए साइकोलॉजी का है आपका फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में आप देखेंगे मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी की आपके लिए इस तरह से जो है सेपरेट प्लेलिस्ट आप देखेंगे। हर एक में आपको जो है यूनिट वाइज आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स के मैंने सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बनाई है, आपको उससे रिलेटेड हर यूनिट की, हर चैप्टर की जो है वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आप देखते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर 4 यूनिट होते हैं, तो आपको हर ब्लॉक की 4 यूनिट्स की, जैसे ही वो जो है ब्लॉक है वो कंप्लीट होता है आपके पास, वैसे आप देखेंगे उसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जो पर्टिकुलर मॉड्यूल की है। आप जैसे MPC 021 922 है, तो उससे रिलेटेड आपको जैसे ब्लॉक कंप्लीट होता है, उस ब्लॉक में मान लीजिए हमने टोटल 10 वीडियोस कवर किए हैं, तो आपको लास्ट में एक वीडियो के अंदर आपको, जैसे वो 7 घंटे की बनी है, 8 घंटे की बनी है, तो उस तरह से आप देखेंगे आपको एक सिंगल वीडियो भी प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि यूजीसी का जो सिलेबस है, इसमें भी हमने ऐसे किया है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी यूनिट 7 चल रहा है, आप अर्लियर जो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सभी यूनिट्स के हमने ऐसे किया है कि जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट होती हैं उस पर्टिकुलर यूनिट की, मान लीजिए किसी में 6 ही वीडियोस बनी है या किसी में 12 बनी है, तो आप देखेंगे जैसे ही वो यूनिट कंप्लीट होता है, हमने आपके लिए एक वीडियो के अंदर जितनी भी उस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर, यूनिट के अंदर जितनी भी वीडियोस आती हैं, आपको सिंगल एक लिंक में प्रोवाइड किया, ताकि आप एक सिंगल सीटिंग के अंदर उन सारी वीडियोस को एक सिंगल सीटिंग के अंदर उसको कवर कर सके, विदाउट एनी इंटरेक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रोटर्स, लोकस ऑफ कंट्रोल, ये आपने कहीं ना कहीं अपने उसमें भी किया है, जो है आपने आपका प्रैक्टिकल भी था ये, कि रोटर्स का जो है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, पर उसमें क्योंकि हम लोगों ने एज ए प्रैक्टिकल किया था, इसमें हम थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत सिंपल भी है, कि उसको आप समझ जाएंगे कि रोटर्स का लोकस कंट्रोल क्या है। ये बेसिकली क्या है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1960 एज पार्ट ऑफ ए सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी, उसका एज ए पार्ट उन्होंने क्या किया, लोकस ऑफ कंट्रोल को किसने दिया, रोटर्स ने। रोटर्स का मेन क्या था, उन्होंने 1960 में दिया कि वो क्या कहते थे कि जो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, वो हमारे अपने खुद के फैक्टर से वो होता है, अफेक्टेड होता है, या जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनका इम्पैक्ट आता है। जैसे विच एक्सप्लेन हाउ पीपल लर्न एंड बिहेव थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी हमारे खुद की सोच है उसका फ़र्क पड़ता है, या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं हम उनको दोष देते हैं, अपनी लक को कहते हैं, कि कल्चर का कहते हैं, या हम किसी XYZ किसी थर्ड आदमी को बोलते हैं। जो इनका पूरा नाम क्या है, जूलियन बी रोटर प्रपोज दैट इंडिविजुअल्स डेवलप जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेंसीज अबाउट वेदर द आउटकम्स ऑफ देयर एक्शन, जो भी हम काम करते हैं उनका जो आउटकम है वो डिपेंड मेनली ऑन देयर ओन बिहेवियर, उनके अपने खुद के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, या कोई ऐसी फोर्सेस हैं आउटसाइड जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उन फोर्सेस के कारण वो जो है बिहेवियर उनका होता है। ही यूज्ड द टर्म locus of control to describe this belief system, where locus का मतलब क्या है, means the perceived location of control and people within। अब उन्होंने 2 तरह की बात की है लोकस ऑफ कंट्रोल की, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, जहाँ पे क्या होता है कि perceived location of control, people within internal location of control believe that success or failure, जो उनका रिजल्ट होता है, हम चाहे सक्सीड होते हैं चाहे फेलियर होते हैं, किस पे डिपेंड करता है, फ्रॉम देयर ओन एफर्ट्स, डिसीजन और एबिलिटीज़। जबकि अगर एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जब दूसरे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, यानी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कहता है, कम आउटकम्स टू लक, फेट, चांस, पावरफुल अदर, जो कि जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। इसलिए इन्होंने कहा है कि जब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं, इट मीन जो हम भी एक्शन करते हैं, जो भी हमारा काम होता है, जो भी हमारा आउटपुट होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर काम किया है, मेहनत की है। लेकिन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जिसमें जो हमारे
आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो कि हमारी लक है, फेट है, चांस है, इन सब पे मैटर करता है। तो रोटर जो है एम्फेसाइज दैट दीज बिलीव्स आर लर्न थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड शेप हाउ पीपल अप्रोच चैलेंजेस के, वो कैसे लेता है उनको चैलेंजेस को लाइफ में आने वाले, मेक डिसीजन उन्हीं के हिसाब से वो कैसे डिसीजन लेता है, एंड कोप विद लाइफ इवेंट्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, दो तरह की बात की, एक ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की, एक इन्होंने की एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में इसको बताया है। अगर कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्निकल वे में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बट जिस्ट में मैंने आपको बताया है कि ये क्या कहना चाहते हैं अपनी थ्योरी में। तो मैकेनिज्म एंड थियोरेटिकल लिंकेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू रोटर्स, सोशल लर्निंग, उनकी जो थ्योरी है वो क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। वो क्या कहते हैं, द मैकेनिज्म behind locus of control lies in the way individuals develop जनरलाइज, उनके एक जनरलाइज हम एक्सपेक्टेंसी बना लेते हैं। क्या क्या बना लेते हैं कि हमारा जो खुद का बिहेवियर है वो किसके कारण है, हमारे खुद के कारण है या हमारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है। कि उन्होंने क्या किया कि दे डेवलप, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो क्या है, जो है जब लोकस ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं तो हम जनरलाइज एक्सपेक्टेंसीज की बात करते हैं, विच वी डेवलप, विच ऑल इंडिविजुअल जो है डेवलप अबाउट द कनेक्शन बिटवीन देयर बिहेवियर एंड द आउटकम्स दे एक्सपीरियंस, जो उनका अपना बिहेवियर है और जो आउटकम होता है उनके एक्सपीरियंस का, उस पर ओवर टाइम पीपल लर्न फ्रॉम रीइंफोर्समेंट हिस्ट्रीज when rewards और punishment consistently follow their own action। जो हम जो काम करते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है, उसके कारण हम अच्छा करते हैं, सक्सेस होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसके रीइंफोर्स होते हैं उस काम को करने के लिए। दे बिगिन टू एक्सपेक्ट दैट देयर बिहेवियर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस रिजल्ट्स फोस्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। कन्वर्सली इसके ऑपोजिट क्या होता है, इफ आउटकम सिम, अगर ऐसा आउटकम होता है विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल और कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस, दे डेवलप एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, बिलीविंग कि लक है, फेट है, पावरफुल अदर्स जो हैं वो इस हमारे एक्शन को, हमारी सक्सेस को, फेलियर को वो डिटर्मिन करता है। अगर हम फेलियर होते हैं इट मीन हम कहते हैं हमारी लक ऐसी है, जबकि अगर हम सक्सेस होते हैं तो हम रीइंफोर्स होते हैं उस काम को करने के लिए, हम कहते हैं कि ये हमें, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, है ना, इस कारण से ही होता है। तो दीज एक्सपेक्टेंसीज एक्ट एज अ कॉग्निटिव फिल्टर्स गाइडिंग चॉइसेस एंड मोटिवेटिंग बिहेवियर इन न्यू सिचुएशन। तो ये हमारा क्या मैकेनिज्म एंड थियोरेटिकल लिंकेज व्हेन वी टॉक अबाउट द रोटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी। या अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि रोटर एक्सप्लेन दैट आवर सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप्स फ्रॉम व्हाट वी लर्न थ्रू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। इफ़, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इफ़ इन आवर सिंपल जो हमारी जो लाइफ है, वी ऑफन सी दैट आवर ओन एक्शंस लाइक हार्ड वर्क है, स्मार्ट चॉइसेस है, लीड टू रिवॉर्ड्स एंड सक्सेस। हम अगर सिंपल लाइफ अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते ही हैं, वी स्टार्ट बिलीविंग कि हमारी अपने एक्शंस मैटर एंड दिस क्रिएट्स एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। बट इफ वी नोटिस दैट रिजल्ट्स हैपन नो मैटर व्हाट वी डू, है ना, हम क्या करते हैं, लेकिन हमें क्या क्या कहते हैं कि जो हम ये जो रिज़ल्ट मिला है, जो ये रिज़ल्ट आया है, किसी का अच्छा है किसी का बुरा, हम क्या कहते हैं कि हमारा लक है, फेट है, और अदर पीपल डिसाइड थिंग, यानी दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है ना, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो नंबर अच्छे देगा, अगर कई बार उनका मूड अच्छा नहीं होता, या डिपेंड अपॉन, कई लोग बहुत, जो एग्जामिनर जो होते हैं कई बार वो दे डू वेरी स्ट्रिक्ट जो है मार्किंग, कई लोग बहुत लीनियंट होते हैं। तो ये सब क्या होता है, दिस लीड्स टू एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एंड इन ही social learning theory, Rotter explained that behavior is a function of both expectancy, expectancy क्या होती है, belief that a particular action will lead to reinforcement। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा, अगर हमने ऐसे किया है तो हम सक्सेसफुल होंगे, यानी हम उसकी तरफ जो है मोटिवेटेड होते हैं। एंड दस क्या होता है, locus of control represents a stable learned belief system that links past experiences with future decision making, influencing how much effort a person invests in achieving goals or coping with challenges। तो ये क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि हम कैसे जो भी हम काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हाउ वी टेक दैट, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे हम उसके बारे में, उस चीज़ को हम क्या सोचते हैं कि हमारे अपने कारण है या एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है। दस रोटर सेड दैट एवरी, जो हमारा बिहेवियर है, दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि हाउ स्ट्रांगली वी बिलीव दैट ए सर्टेन एक्शन विल ब्रिंग ए रिजल्ट। देन ए रीइंफोर्समेंट वैल्यू, वो क्या होता है, हाउ मच वी केयर अबाउट दैट, द जो रिजल्ट है हम उसके लिए कितनी उसकी केयर करते हैं।
तो जो मैंने आपको ये बताया उसका जिस्ट क्या है वो ये है। आपके मेजरमेंट की हम बात करते हैं। अब उन्होंने कैसे किया इसको कि रोटर मेजर, उन्होंने कैसे उसको मेजर किया, आपने प्रैक्टिकल में भी किया है ये कि रोटर measured locus of control using a specially designed internal external IE scale which is a self-report questionnaire। यानी the original scale contains 23 forced choice item, 23 आइटम है, 23 क्वेश्चंस हैं। उसमें क्या होता है डिपेंड अपॉन दी कि वो उनका रेस्पॉन्स क्या देते हैं, वो सेल्फ रिपोर्टिंग है। ईच आइटम रिप्रेजेंट 2 ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। वन रिफ्लेक्ट्स, एक क्या कहती है कि इंटरनल बिलीफ को बताती है, दूसरी कौन सी है वो एक्सटर्नल बिलीफ को बताती है। इंटरनल का मतलब क्या है, सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, जहाँ पे हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन लक और चांस। तो ये इन्होंने कहा है एंड द रेस्पोंडेंट मस्ट चूज दिस स्टेटमेंट दे एग्री विद मोर इवन इफ दे पार्टली एग्री विद बोथ। द टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल चॉइसेस लोकस ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल चॉइसेस गिव्स अस एन एक्सटर्निटी। अब मान लीजिए किसी ने अगर लक को ज़्यादा फेवर किया है तो उसकी उस टाइप की सोच हो जाएगी। किसी ने अपने खुद के एफर्ट्स को कहा है कि नहीं मेरे खुद का हार्ड वर्क मैंने किया तब ऐसा हुआ, तो उसका उस टाइप की पर्सनैलिटी बन जाएगी। द रेस्पोंडेंट मस्ट चूज दिस स्टेटमेंट दे एग्री। अब उस पर डिपेंड करता है कि हमने रेस्पोंडेंट ने क्या चुना है। दे मस्ट क्या होता है, चूज द स्टेटमेंट दे एग्री विद मोर इवन इफ दे पार्टली एग्री विद बोथ। अगर दोनों पार्टली पे तब भी मान लीजिए कोई कहता है कि पता नहीं मैं ये हूँ या ये हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पे उसका ज़्यादा जो होता है झुकाव होता है वो उसको चूज करता है। द टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल चॉइसेस गिव्स एन एक्सटर्नलिटी score with higher scores indicating a stronger external locus of control and lower scores reflecting a more internal orientation। जहाँ पे अगर एक्सटर्नल को स्कोर ज़्यादा मिले इट में जो है इंटरनल के स्कोर कम है, यानी वो क्या है अपने पे अपने हार्ड वर्क पे नहीं बल्कि जो है लक पे ज़्यादा बिलीव करता है। और अगर इंटरनल के स्कोर ज़्यादा है एक्सटर्नल के स्कोर कम है, डैट मीन्स कि वो क्या कहता है कि मेरी अपनी मेहनत जो है वो मैटर करती है रादर देन हमारी जो है लक है, चॉइस है या एक्सटर्नल फैक्टर्स के which are beyond our control। And this scale provides a generalized measure of control beliefs across different life situations rather than focusing only on the single domain like work, health मतलब हर एक चीज़ में डिफरेंट लाइफ सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं रादर देन हम सिंगल किसी एक डोमेन में। लेटर एडेप्टेशन सच एज डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स फॉर एकेडमिक्स, हेल्थ, career setting were developed to capture locus of control in particular context while keeping the same basic forced choice format। कहने का मतलब क्या है कि हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम सिर्फ एक सिंगल फील्ड में हम इसको नहीं यूज़ करते बल्कि डिफरेंट लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद लेटर एडेप्टेशन जैसे डोमेन स्पेसिफिक, जैसे हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, कैरियर सेटिंग में करते हैं, इसमें इन सब में भी क्या होता है लोकस ऑफ कंट्रोल को भी यूज़ किया जहाँ लगा वो भी एज ए चॉइस हम यूज़ करते हैं। Implications and correlates. Locus of control affects how people think, feel and behave in their day-to-day life। Obviously हम अपनी day-to-day life में क्या feel करते हैं उस पर डिपेंड करता है। People with an internal locus of control believe their effort decide success or failure। जो उनका अपना जो एफर्ट्स होते हैं वो उनके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हैं। They usually take responsibility, work harder, plan better and handle stress more calmly। Then they are more confident, motivated and do well in studies, jobs and health है। यानी अपने खुद के ऊपर अपने बिलीफ पे ध्यान देते हैं, वो अपने खुद के मेहनत पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि वो ये कहें कि इस कारण से ही ऐसा हुआ। पीपल विद एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल फील, वो क्या फील करते हैं कि लक है, फेट है, अदर पीपल कंट्रोल व्हाट हैपन। दे मे गिव अप ईजिली, वो ईजिली सरेंडर कर देते हैं। ब्लेम हम वो क्या कहते हैं दूसरों को ज़्यादा फैक्टर, दूसरी चीज़ों को जो उनके हाथ में नहीं होती उनको क्या करते हैं हर चीज़ में ब्लेम करते हैं। फील हेल्पलेस एंड बिकम मोर एंशियस एंड स्ट्रेस। आपने कई बार देखा होगा अपनी लाइफ में कई लोग रोते ही रहते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी लक ऐसी है, हमेशा हर चीज़ को नेगेटिविटी में देखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि उनका नज़रिया जिसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि उनका क्या वो किस चीज़ को वो कैसे लेते हैं, वो खुद के ऊपर ज़्यादा फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, या वो कहते हैं कि जो हुआ हमारे साथ जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो लक पे है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। जिसको कहते हैं ना कि मैं कितनी भी मेहनत करूँ पर मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो ये कहने का मतलब यह क्या होता है, दे बिलीव इन द एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इन शॉर्ट बिलीविंग आई कैन इन्फ्लुएंस माई लाइफ
ऑफन लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम्स, कि हाँ मैं अपनी लाइफ को खुद इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। इट मीन्स क्या, हम पॉजिटिव हैं, हमें पता हम जो मेहनत करेंगे दैट विल बी सक्सेसफुल। वाइल बिलीविंग थिंग जस्ट ओ हैपन टू मी, जब ये कहना कि ये मेरे साथ तो ऐसा हो ही गया, हमेशा ऐसा ही होता है, इट मीन्स क्या है, कैन लीड टू लेस एफर्ट एंड मोर प्रॉब्लम्स, कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो इसमें या मैं अगर ये करूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये होना तो मेरे साथ ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या, हम एफर्ट्स कम करेंगे और हमारे को हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। देन ए क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन टू जनरल, रोटर्स का जो स्केल वो बहुत ही मेजर से ब्रॉड ओवरऑल बिलीव डेट मे नॉट कैप्चर हाउ ए पर्सन फील इन स्पेसिफिक एरियाज, है ना। फॉर एग्जाम्पल समवन माइट फील इन कंट्रोल एट वर्क बट नॉट इन हेल्थ। अगर हम स्पेसिफिक एरिया के हम जनरलाइज, तो हमने कह दिया कि हम जनरलाइज हमारी जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, बट विन टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एरिया तब हम क्या कहेंगे। कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं ही, इन सब कल्चर्स बिलीविंग इन फेट और ग्रुप इन्फ्लुएंस इज नॉर्मल एंड नॉट नेसेसरली नेगेटिव, सो लेबलिंग इट एक्सटर्नल कैन बी मिसली। कुछ कल्चर ही ऐसी होती है जहाँ पे लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, जो अपने लक को ज़्यादा या नेगेटिविटी होती है, डिपेंड अपॉन द कल्चर के वो कितना कई में लेडीज़ को आगे नहीं बढ़ने देते, है ना। तो उसमें ये कहना कि भाई आप सब चीज़ हम लक पे डाल लेते हैं तो डैट विल बी मिसलीडिंग, तो वो उसमें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। फिर सिचुएशनल चेंजेस हैं, ए पर्सन सेंस ऑफ कंट्रोल कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बट द थ्योरी ट्रीट्स इट लाइक ए स्टेबल ट्रेट। फिर सेल्फ रिपोर्ट बायस, द क्वेश्चन इट डिपेंड्स ऑन ऑनेस्ट आंसर, जो इसका जो रोटर का जो स्केल है, जो इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो रेस्पॉन्सेज हैं वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में ज़्यादा आया या एक्सटर्नल में, उसी के हिसाब से हम उसको जो है इलाबरेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑनेस्ट आंसर जो है उस पर डिपेंड करता है, एंड पीपल माइट रेस्पॉन्ड सोशली। कई बार क्या होता है, लोग कोई जब क्वेश्चन वो देखते हैं तो समझ में आता है कि ये तो मेरा भले ही मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, जैसा सोशली जैसा वो लोग चाहते हैं उनसे, या जैसा उस क्वेश्चन में होता है उसी उस हिसाब से वो जवाब देते हैं, भले ही उसमें वो गलत आंसर दे रहे हों। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऑनेस्ट आंसर देने को कहा जाता है, इवन देन वो क्या करते हैं, सोशली डिजायरेबल वेज में आंसर देते हैं। फिर प्रेडिक्टिव लिमिट्स है, लोकस ऑफ कंट्रोल अलोन कैन नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट बिहेवियर। हमेशा हम ये कहे कि लोकस ऑफ कंट्रोल अकेला वो करेगा प्रेडिक्ट नहीं, बिकॉज अदर फैक्टर्स जैसे पर्सनैलिटी किसी कैसी, उसका मूड कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, दे ऑल्सो प्ले ए बिग रोल। तो कहने का मतलब क्या है कि देयर सो मेनी थिंग्स विच, तो हम एक स्टेट फॉरवर्ड हम ये नहीं बोल सकते कि मैं अगर मेहनत करती हूँ तो ये हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, कि मैं आगे अपनी मेहनत करती रहूँगी, मैं रीइंफोर्स होऊंगी, मैं रिवॉर्डिंग रहूँगी, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, कई बार डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स, कल्चर कैसी है, सिचुएशन कैसी है ना। या हम कई बार सोशली डिजायरेबल वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, या हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं, हमेशा ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। या हम ये जैसे इन्होंने कहा कि जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में हम एक जनरल बात करते हैं कि हमारे सबकी एक जनरलाइज हम कंजप्शन बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हम इसको हमेशा जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं तब ये फिट नहीं होता। अब ये जो है हमने रोटर स्केल की है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेलिगमैन्स एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, जिसको हम एट्रीब्यूशनल एक्सप्लेनेटरी स्टाइल थ्योरी भी कहते हैं। मार्टिन सेलिगमैन का पूरा नाम है एक्सप्लेन that people have a habitual way of explaining why good or bad things happen to me। कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ ही होता है, तो ये हमारी आदत होती है कि अगर भाई ऐसा तो होगा ही मेरे साथ, और ये हम सबकी लाइफ में हम कभी ना कभी ये वर्ड यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, कि एक हमारा जनरल ये कहना है कि गुड और बैड थिंग्स हैपन टू मी। It matters because the way we explain events affects our mood, मोटिवेशन एंड मेंटल हेल्थ। जैसे हम ये कहते हैं कि हम कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की कि कोई भी चीज़ परमानेंट है कि नहीं है, कोई चीज़ मतलब कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने इन सब के बारे में बात की। एक उन्होंने जो है 3 P's की बात की है। 3 P's का मतलब क्या है, 3 मेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेलिगमैन की जो थ्योरी है उन्होंने 3 P's की बात की, जिन्होंने इन्होंने 3 मेन डायमेंशंस की बात की है। वो कौन कौन से, परमानेंस यानी स्टेबल वर्सेस टेम्परेरी, डू यू थिंक द कॉज विल लास्ट फॉर एवर और इज़ ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी जैसे इस टाइप की हमने कहा। तो इसमें क्या है,
जैसे हम अगर पेसिमिस्टिक की बात करते हैं तो वो क्या कोई भी कोई अगर जो है पेसिमिस्टिक है तो क्या कहेगा, दिस प्रॉब्लम विल नेवर एंड, ये तो चलती रहेगी, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली है ही नहीं। कोई ऑप्टिमिस्टिक हो तो क्या कहेगा, नहीं, दिस ओनली फॉर नाउ, वो क्या कहेगा कि टेम्परेरी है, अभी हमारी लाइफ में टेम्परेरी फेज ऐसा आया, कुछ दिन की प्रॉब्लम है, फाइनली जो है अल्टीमेट कभी, जैसे आपने ना देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि सब दिन होत ना एक समान, है ना, कि मतलब कि अगर हमारे लाइफ में अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक व्यू। तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने एक पी क्या होता है परमानेंट, जिसमें उन्होंने क्या कहा स्टेबल वर्सेस टेम्परेरी, कि पेसिमिस्टिक व्यू होगा वो क्या कहेगा चलता रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा वो क्या कहेगा नहीं ये तो टेम्परेरी है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पी कौन सा है, परवेसिवनेस, ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक। जैसे डू यू थिंक द कॉज इफेक्ट्स एवरीथिंग इन योर लाइफ और जस्ट दिस वन एरिया। अगर इसमें हमने एक सिंपल हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर जो पेसिमिस्टिक व्यू है वो क्या कहता है, दिस फेल्योर मीन्स आई एम बैड एट एवरीथिंग, कि वो क्या कहता है मैं तो हर चीज़ में ही बेकार हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मुझे मतलब मेरे को फेल्योर मिलनी है। ऑप्टिमिस्टिक क्या कहेगा, इट्स ओनली दिस वन सिचुएशन, कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही तो ये अभी एक ही सिचुएशन ऐसी है, ये थोड़ा ना मैं हमेशा के लिए ऐसा हो गया, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या पता मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड पी, जो है इन्होंने क्या है परवेसिवनेस की बात की है। फिर है पर्सनलाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें क्या है इंटरनल एक्सटर्नल में, डू यू ब्लेम योर सेल्फ और आउटसाइड फैक्टर, जो हमने ऊपर बात की है कि अपने को ब्लेम देना है, अपने के बारे में अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ठहराना है या एनवायरनमेंट को, डू यू ब्लेम योर सेल्फ और आउटसाइड फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, जब हमने अभी पीछे बात की रोटर्स की, है ना, वो कहने का मतलब वही है, उन्होंने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का, तो हम इसको क्या कहेंगे जो है ऑप्टिमिस्टिक, जैसे अदर फैक्टर्स कॉज दिस, है ना, पेसिमिस्टिक इट्स ऑल माई फॉल्ट। अगर हमने कहा कि डू यू ब्लेम योर सेल्फ और आउटसाइड फैक्टर, तो पेसिमिस्टिक क्या कहेगा, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये तो मेरे साथ हो गया, है ना। पेसिमिस्टिक भी होगा कि भाई हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऑप्टिमिस्टिक क्या कहेगा, नहीं नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए, यानी हम ऑप्टिमिस्टिक है कि कोई बात नहीं, कि ये थोड़ा ना कि सिर्फ मेरा ही फॉल्ट है, बाकी चीज़ें भी तो रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी, यानी पर्सनलाइजेशन, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जैसे ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल है कि नेगेटिव इवेंट्स आर सीन एज टेम्परेरी, स्पेसिफिक एंड नॉट कम्प्लीटली योर फॉर। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल की बात करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हम व्यू की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव इवेंट्स आर सीन एज टेम्परेरी, स्पेसिफिक एंड नॉट कम्प्लीटली योर फॉल्ट, एंड दिस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्रेशन एंड इंक्रीजिंग ट्राई। अगेन ये हमारा क्या ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल है, जहाँ आशावादी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक, जिसमें हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव इवेंट्स आर सीन एज परमानेंट, वाइड स्प्रेड एंड योर ओन फॉल्ट। अगर हम निराशावादी इसको बोलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये तो हो गया तो अभी तो चलेगा, ये तो हमेशा के लिए मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। कहने का मतलब क्या है कि दिस इंक्रीज, इससे क्या होता है कि सैडनेस होती है लाइफ में, हम गिव अप कर जाते हैं और हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो 3 पीस की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ये मालूम होना चाहिए। जो सेलिंगमैन की थ्योरी है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये 3 पीस का जो आपको सबको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट क्या है परमानेंट, सेकंड क्या है परवेसिवनेस, एंड थर्ड इज पर्सनलाइजेशन। फिर है स्ट्रेंथ्स, कि सेलिगमैन की जो थ्योरी है जिसको हम सेलिगमैन्स एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स भी बोलते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स, यानी इट शोज हाउ आवर एक्सप्लेनेशन फॉर इवेंट्स अफेक्ट मूड, मोटिवेशन एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि एकदम क्लियर है ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। प्रैक्टिकल यूज़ का हेल्प इज थेरेपी, एजुकेशन में यूज़ हो रही है, वर्क टू टीच पीपल मोर पॉजिटिव वेज ऑफ थिंकिंग, प्रेडिक्ट्स वेलबींग, यानी रिसर्च शोज दैट एन ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्रेशन एंड हेल्प्स इन सक्सेस, हेल्थ एंड कोपिंग। Easy to test, जैसे questionnaires like the attribution style questionnaire ASQ make it simple to measure। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्रिटिसाइज लोगों ने क्या कहा कि नॉट ऑलवेज स्टेबल, ए पर्सन को जो स्टाइल है कैन चेंज विद सिचुएशन, मूड, स्ट्रेस, हमेशा कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। एंड फोकस ऑन नेगेटिव, इट मेनली स्टडीज एक्सप्लेनेशन फॉर बैड इवेंट्स एंड लेस पॉजिटिव वंस। कल्चरल डिफरेंसेस, बट सीम्स ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, जैसे उसके बारे में कहा था हमने ऊपर रोटर्स के बारे में, मे वेरी अक्रॉस कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं वहाँ
लोग किस टाइप के हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक है, कितने पेसिमिस्टिक है ना, उस पे भी हमारी जो कंपनी कैसी है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, ह्यूमन थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड नॉट एवरी बैड मूड और फेलियर इज कॉज्ड बाय द एक्सप्लेनेशन स्टाइल अलोन। तो इसका मतलब कि इन सिंपल टर्म्स हम क्या कहते हैं, द थ्योरी इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड ऑप्टिमिज्म एंड डिप्रेशन यानी पेसिमिज्म, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी थॉट और बिहेवियर कम्प्लीटली। जिसने कुछ चीज़ें में ठीक है 3 Ps की बात की है वो समझ में आती है, ऑप्टिमिज्म की बात होती है, पेसिमिज्म की बात होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो थ्योरी अच्छी है, लेकिन हम इसके बारे में पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको पूरी तरह से ये एक्सप्लेन करती है। तो ये जो है जैसा कि आप थोड़ा सा आपको, क्योंकि रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल का मुझे लोगों ने पहले भी लिखा है स्टूडेंट्स ने कि मैडम हमारे को 7 यूनिट में प्लीज़ आप पहले हेल्प कर दो कि 7 यूनिट हमारे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कई लोगों ने मुझे लिखा है, तो मैंने सोचा कि पहले आपको इसको जितना सिंपल वर्ड्स में हो सके मैं आपको उस ढंग से बताऊँ, ताकि आप लोगों को जो है कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। तो इसलिए मैंने आपके लिए सोचा कि थोड़ा जितना सिंपल वर्ड्स में हो सके आपको समझ में आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे 7 यूनिट का ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।